नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। और ये वक्त है एमपीसीजी 2020 का, जिसमें हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें बिल्कुल 2020 अंदाज में। चलिए शुरुआत हम करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर के साथ में। डॉक्टर शिव डहरिया मंत्री महोदय ने रायपुर में अनेक मुद्दों पर आज अपनी बात रखी। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के साइन अब तक न करने पर कहा कि राज्यपाल भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रही हैं। मामले पर आदिवासियों को राजभवन का घेराव करना चाहिए। वहीं कम सीटों पर सहयोग के आधार पर सरकार बना लेने वाले भाजपा प्रभारी ओम माथुर के बयान पर मंत्री डहरिया ने कहा कि भाजपा के पास खरीदी बिक्री वाली एक जादू की छड़ी है। ओम माथुर बताएं कि कम सीटों में सरकार कैसे बनाएंगे। देखिए, राज्यपाल महोदय जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रही हैं और एक राज्यपाल नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। और अब आदिवासी लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कार्यालय का घेराव करें, उन्हीं के नाम से आज छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक रुका हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फिर ब्यूरोक्रेसी को चेतावनी दी है। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यक्रम में कमलनाथ अफसरों पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने मंच से कहा कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी सुन ले, हमारा भी समय आएगा। सिर्फ 8 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि हमारी चक्की बारीक पीसती है। कमलनाथ ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि मैं जानता हूं कि आप पुलिस प्रशासन और पैसे के प्रभाव के बावजूद चुनाव जीत कर आए। 7-8 महीने में मैं भी आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक पीसेगी। इधर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर अक्सर बयान आते हैं और इस पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने आज एक बयान में कहा कि धर्मांतरण की घटनाओं के लिए बीजेपी और आरएसएस ही जिम्मेदार है। भगत ने कहा कि बस्तर में नक्सल समस्या से काफी हद तक निजात पाने के बाद अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश है। यह बीजेपी का एक गुप्त एजेंडा है। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले आईटीईडी के विंग्स की तरह काम करते हैं। अलगाव पैदा करना इनका प्रयास है। मंत्री भगत ने छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल को ही बताया। जिस बस्तर में नक्सल समस्या जैसे एक परेशानी जहां खड़ा हो और उससे काफी हद तक निजात पाने के बाद एक नया समस्या लोग खड़ा करने का कोशिश कर रहे हों, तो समझ लीजिए कि ये गुप्त एजेंडा के तहत ये काम हो रहा है। और जिन राज्यों में चुनाव होता है इस तरह के घटनाक्रम होते रहते हैं। कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया ने सोमवार को पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में मजाकिया अंदाज में भाषण दिया। उनके भाषण पर जमकर ठहाके भी लगे। दरअसल कांतिलाल भूरिया ने कहा कि हमारी दुधारू गाय वाली अच्छी भली सरकार चल रही थी, लेकिन बीजेपी वाले चुपके से खूंटा खोलकर ही हमारी गाय चुरा ले गए। भूरिया के इस बयान पर कमलनाथ, गोविंद सिंह, जेपी अग्रवाल समेत तमाम नेता हंस हंस कर लोटपोट हो गए। कांतिलाल भूरिया ने आगे कहा कि हमारे 25 निकम्मे और लालची विधायकों को बीजेपी वाले खरीद कर ले गए और शिवराज सिंह चौहान पीछे के दरवाजे से मुख्यमंत्री बन गए। कांतिलाल भूरिया को जब भाषण खत्म करने के लिए पर्ची दी गई, तब कुछ देर के लिए भूरिया भड़क गए। और बिकाऊ लोग थे, वो बिकाऊ लोग हमारी अच्छी भली सरकार, जिसे कहते हैं दुधारू गाय, रोज दूध देती थी, वो हमारी गाय खूंटे से तोड़ ले गया और हमारी अच्छी भली सरकार गिर गई और शिवराज पीछे के दरवाजे से आके बैठ गया। तो रह रहकर कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में दर्द छलकता है। इधर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है।
राजनांदगांव में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने अपनी रणनीति का खुलासा किया, प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। राजनांदगांव जिले के 165 शक्ति केंद्रों में करीब 150 शक्ति केंद्रों में प्रदेश भाजपा पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं। सकारात्मक फीडबैक सामने आया है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर कहा कि हमने प्रदेश की 11 लोकसभा क्षेत्रों में 4-4 नेताओं की टीम बना दी, जो कि अपने क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और दिन भर में एक सभा भी कर रहे हैं। साव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला, धर्मांतरण को राज्य सरकार संरक्षण दे रही, आरोप दोहराया। हमारा यह अभियान अब तक 66 विधानसभा क्षेत्रों में पूरा हो चुका है। केवल 24 विधानसभा बचे हैं। आने वाले कुछ दिनों में इस 24 विधानसभाओं में भी हमारा ये कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान पूरा होगा। बात इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन की करते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे। इंदौर हवाई अड्डे पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री उषा ठाकुर ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री को सामने देखकर प्रवासी भारतीयों ने खुशी से मोदी मोदी के नारे लगाए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के अमृत काल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अमृत की वर्षा हो रही है। वहीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर नहीं बल्कि एक दौर है जो विरासत को समेटे हुए है। उन्होंने इंदौर को स्वाद की राजधानी बताया। इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। तो इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली भी शामिल हुए। राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपने देश में हिंदी लैंग्वेज, कल्चर, आयुर्वेद पर ट्रेनिंग सेंटर बनाने पर काम कर रहे हैं। हिंदी लैंग्वेज के स्कूलों पर भी हमारा फोकस है। वहीं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। कोरोना काल में उठाए गए कदमों के लिए उनकी सराहना भी की। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट पर कमलनाथ ने निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा है कि 18 साल में कितना निवेश आया, इसके आंकड़े सबके सामने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स आए, निवेश आए, उनका स्वागत है, लेकिन सम्मेलन करने से विश्वास नहीं बनता। इन्वेस्टर समिट के नाम पर इवेंट होता है। मध्य प्रदेश की पहचान में केवल भ्रष्टाचार है, ऐसी नीति है जिसका क्रियान्वयन नहीं होता। 18 साल में क्या निवेश आया मध्य प्रदेश में, ये आंकड़े सब जानते हैं। तो इन्वेस्टर्स आए, निवेश आए, इसका मैं स्वागत करता हूँ, पर एक विश्वास जब तक उनमें ना हुए, सम्मेलन करने से विश्वास केवल नहीं बनता। समिट तो इवेंट होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में की पहचान में केवल भ्रष्टाचार है, ऐसे नीति है जिसका क्रियान्वयन नहीं होता। तो सरकारें चाहे जो, लेकिन इस तरह के इवेंट हर सरकार करती है और हर सरकार चाहती है कि एमओयू के बाद में निवेश भी आए, लेकिन इस पर सियासत भी हर बार होती है, जो अब की बार भी दिख रही है। अब छत्तीसगढ़ आपको ले चलते हैं, जहां नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए 12 जिलों में आज वोट पड़े हैं। 14 नगरीय निकायों में 15 वार्ड पार्षद पदों के मतदाताओं ने आज बढ़ चढ़कर वोटिंग की। पंचायत उपचुनाव में जिला पंचायत सदस्य 1, 10 जनपद पंचायत के सदस्य, 127 सरपंच, 597 पंच, इन सब के लिए वोट पड़ा है। चुनाव सुबह 8 से शाम 5 बजे तक हुए हैं। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए 7 से 3 बजे तक वोट डाले गए। उपचुनाव के नतीजे अब 12 जनवरी को आएंगे।
इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पंचायती राज सम्मेलन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने सम्मेलन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता पाने के लिए कमलनाथ बिन पानी के मछली के जैसे तड़प रहे हैं। 15 महीने तक सत्ता में रही कांग्रेस अपनी सरकार तक नहीं बचा पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और ऐसी कांग्रेस की बैठकों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मंत्री ने दावा किया कि 2023 में बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। कमलनाथ क्या हुआ कि बगैर पानी के जैसा मछली तड़पती है, वैसे ही बगैर सत्ता के माननीय कमलनाथ जी तड़प रहे हैं। बनी बनाई सरकार बचा नहीं पाए, बनी बनाई सरकार चला नहीं पाए। बनी बनाई सरकार में लगातार भ्रष्टाचार, लूट और गुंडागर्दी, तबादलों में भ्रष्टाचार से लेके पूरा असंतोष था मध्य प्रदेश में। स्वयं के लोगों को संभाल नहीं पाए, इसलिए कमलनाथ जी इस प्रकार के नाटक नौटंकी लगातार करते रहेंगे चुनाव तक। तो कमलनाथ ने दरअसल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इस सम्मेलन में राहुल बात की थी और ये बात बीजेपी को रासने उन्होंने पलटवार में कहा कि वो सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। बहरहाल इधर रायगढ़ जिले में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन की जो रिपोर्ट है काफी खराब है। रायगढ़ जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत 3,42,000 घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ की स्वीकृति दी है। 2023 के अप्रैल तक 100% काम पूरा होना है, लेकिन अभी हुआ है केवल 49%। 190 ऐसे प्रोजेक्ट अभी भी हैं जिनके लिए पीएचई ठेका एजेंसी तक नहीं ढूंढ पाई। इस लेट लतीफी के चलते केंद्र ने 60 करोड़ का भुगतान फिलहाल रोका है। काम में लापरवाही को लेकर पीएचई के अधिकारियों के प्रति नाराजगी भी जाहिर की जा रही। ऐसे में विभाग सख्ती बरते और 160 ठेकेदारों को नोटिस वो दे चुका है। 125 गांवों को रीटेंडर की प्रक्रिया के तहत निर्देशित किया गया है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन योजना, जिसके अंतर्गत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करानी है। किंतु दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ सरकार के लापरवाही से, अकर्मण्यता से और इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारण आज भी ये काम 40-50% पूर्ण नहीं हो पाए हैं। रायगढ़ जिले में आज की स्थिति में लगभग 3 लाख घरों के लिए टेंडर किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख के आसपास एफएसटीसी के लिए वर्क ऑर्डर हो गए हैं और 1,40,000 के आसपास गांव में कार्य जो है प्रारंभ भी हो गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 48 घंटों से जारी करणी सेना के आंदोलन को लेकर पहली बार सरकार की ओर से बयान सामने आया। सरकार ने करणी सेना और आंदोलन में शामिल अन्य संगठनों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने के लिए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को जिम्मेदारी दी है। इस दौरान मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि करणी सेना से लगातार चर्चा जारी है। संवाद के लिए सरकार से करणी सेना के रास्ते खुले। मंत्री ने करणी सेना की 2 प्रमुख मांगों को असंवैधानिक बताया। मैं उनके साथ संवाद कई बार हुए, अभी भी बैठा हूँ, जब वो चाहे बातचीत कर लें। आज इंदौर में सभी मिनिस्टर्स हैं, लेकिन मैं संवाद के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो मेरा करणी सेना के मित्रों से कहना है जो विधि सम्मत है, संविधान की व्यवस्थाओं में है, उन सभी विषयों पे हम संवाद करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इधर छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। कलेक्टर दर पर मानदेय और दूसरे राज्यों की तर्ज पर कार्यकर्ताओं को 12 से 14,000 रुपए वेतन मान देने की मांग की जा रही है। 23 से 27 जनवरी तक रायपुर के बूढ़ा तालाब पर महापड़ाव होगा, आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश भर के तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहां फिर जमा होंगे और अपनी मांग पर 5 दिन तक आंदोलन करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के दोनों प्रमुख धड़े एक साथ होंगे। आंदोलन धरना प्रदर्शन की ताकत बढ़ाना उनका उद्देश्य होगा। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर सरकार स्टेट वाटर पॉलिसी तैयार कर रही है और महाराष्ट्र की तर्ज पर मसौदा बनाया जा रहा है, जो कि 2 महीने के भीतर तैयार हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस पर पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। पॉलिसी में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए ग्रामवार पानी का बजट सिस्टम बनेगा। उद्योगों के लिए नगरीय निकायों में ट्रीटेड वाटर खरीदने पर सरकारी रियायत भी मिल सकती है। प्रदेश भर में घरेलू उपयोग के जल, औद्योगिक इस्तेमाल के पानी का कीमत या टैरिफ तय करने के लिए एक स्वतंत्र अथॉरिटी बनाई जा सकती है। इधर पानी के बचाव पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि कितने सालों बाद वाटर पॉलिसी की याद आ रही है।
इधर रायपुर चौपाटी का मामला हाईकोर्ट तक जा चुका है। चौपाटी निर्माण के खिलाफ पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने जनहित याचिका लगाई है। हाईकोर्ट में आज स्वीकार ली गई। सुनवाई इस पर हुई है। रायपुर मास्टर प्लान का ये उल्लंघन है, इसका जिक्र है। याचिका में निर्माणाधीन चौपाटी के पास एजुकेशन हब होने का तर्क भी है। चौपाटी का निर्माण करना, जब 50,000 से ज्यादा बच्चे इधर पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहां पर चौपाटी का निर्माण करना ये नियमों के विपरीत पूरा के पूरा था। ये कहते हैं हम लोग यूथ हब बना, यूथ हब की ऐसी कोई चीज ही नहीं उसके अंदर अभी तक बनी दिख रही है। खबर ग्वालियर से है, जहां पर शहर में खराब हो रही स्ट्रीट लाइट और अमृत योजना के तहत डाली गई सीवर और पानी की लाइनों की समस्या के चलते सभी वार्डों में पार्षद परेशान हो रहे हैं। इसे लेकर नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर पार्षदों ने हंगामा किया। इसके बाद मेयर इन काउंसिल द्वारा पारित किए गए 8 बिंदुओं को परिषद की बैठक में रखा गया, जिसमें 6 मुद्दों पर सहमति बन गई, तो वहीं परिषद की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इधर बलरामपुर जिले में आयोजित होने वाले तातापानी महोत्सव का कार्यक्रम आ चुका है। प्रशासन तैयारी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले दिन मुख्य अतिथि होंगे। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी होंगे। 2 साल तक कोरोना के चलते हो नहीं पाया। अब इस साल 14 से 16 जनवरी को इसे भव्य तौर पर मनाया जाएगा। पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और एक बड़ी साजिश जो आज जिसका पर्दाफाश हुआ, भिलाई के ट्रांसपोर्टर इंद्रजीत सिंह को जान से मारने की धमकी का पत्र देने वाले का खुलासा पुलिस ने कर दिया। कोई और नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टर इंद्रजीत का पारिवारिक और करीबी दोस्त सतबीर सिंह ही निकला। पुलिस उसको गिरफ्तार कर चुकी है। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में उसने सुपरवाइजर के साथ मिलकर यह पूरा खेल खेला। एनबीई ने नीट पीजी परीक्षा 2023 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 5 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए पंजीयन शनिवार से शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के एमबीबीएस स्टूडेंट्स इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे, जिसमें 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध भोपाल और उज्जैन के 1-1 और इंदौर के 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के छात्र शामिल हैं। मुंगेली जिले में इन दिनों बिजली विभाग की मनमानी से उपभोक्ता बेहद परेशान हैं। एक तरफ ऐसे गरीब उपभोक्ताओं को जो एकल बत्ती का इस्तेमाल करते हैं उनको हजारों में बिल मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ समय पर मीटर रीडिंग न होने के चलते उपभोक्ताओं को मनमाने भारी भरकम बिल चुकाने पड़ रहे हैं। बुरहानपुर के लोनी में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में करीब 25 बच्चे अचानक वायरल फीवर की चपेट में आ गए, जिसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लेकर पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चों को भर्ती करके तुरंत उनका उपचार शुरू किया। अचानक बच्चों को वायरल फीवर होने से बच्चों के पालक भी अस्पताल पहुंचे। रायपुर में भारत न्यूजीलैंड के बीच में वनडे क्रिकेट मैच होने वाला है। मैच 21 तारीख को होगा। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच होना है। 11 जनवरी से आपको इसके ऑनलाइन टिकट मिलेंगे। स्टूडेंट 300 रुपए में टिकट ले पाएंगे, जबकि अन्य के लिए 500, 1000, 1250 और 1500 ये अलग अलग टिकट के चार्जेस हैं। 1500 की टिकट भी आप ले पाएंगे और स्टेडियम में 500 बाउंसर्स के हवाले सुरक्षा होगी। जबलपुर में बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, विद्युत नियामक आयोग और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल हाईकोर्ट में दायर याचिका में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कहा था कि विद्युत नियामक आयोग ने बगैर सुनवाई और दावे आपत्ति के बिजली टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर ली। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की। दुर्ग जिले में बड़ी एकाएक सर्दी के देखते हुए दुर्ग जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने अब स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का आदेश दिया। प्रशासन ने 2 पालियों के चलने वाले स्कूल 8 से 12:15 तक और दोपहर 12:30 से 5 तक ये टाइम रखा है। कल से आदेश प्रभावी होगा।
इधर मध्य प्रदेश में कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को बूस्टर डोज नहीं लग पा रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार से कोविशील्ड के 5 लाख डोज की मांग की थी, जो कि 5 जनवरी तक सप्लाई होनी थी, पर अब तक ये वैक्सीन स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल पाई। छत्तीसगढ़ में आंधी, तूफान, सूखा या बारिश की पहले से ज्यादा सटीक भविष्यवाणी सच होगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ का पहला कलर डॉपलर रडार स्टेशन लगने वाला है। इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी। सोमवार को केंद्रीय मौसम विज्ञान अधिकारी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। आईजीकेवी के मौसम विज्ञान केंद्र परिसर में रडार टावर लगने का काम 31 मार्च से पहले पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, मौसम वैज्ञानिक ML साहू ये बताते हैं कि टावर की मदद से 500 किलोमीटर के क्षेत्र में मौसम की सटीक भविष्यवाणी हो पाएगी। 250 किलोमीटर की परिधि के भीतर ब्लॉक स्तर तक की भविष्यवाणी काफी सटीक होगी। तो MPCG 2020 में आज के लिए बस इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।